Hi friends, myself Chandan Sharma and here I am with my new topic of journal pharmacology and that is pharmacokinetics and pharmacodynamics। यार ये बहुत बेसिक टॉपिक है फार्माकोलॉजी के लिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स अगर ये दोनों कंसेप्ट अपने को क्लियर हो जाते हैं तो आई थिंक फार्मा बहुत ईजी हो जाती है याद करनी। फार्मा के अंदर अपने को फिर रटना नहीं पड़ता कुछ भी ज़्यादा, फिर अपने को बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जिसके कारण अपने स्टेप वाइज बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप बनाते चले जाते हैं। अपने को सब कुछ अपने आप पता लग जाता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नेचर्स क्या होगा उसका, ये सब अपने आप ऑटोमेटिक अपने को पता लग जाते हैं। बायोअवेबिलिटी क्या होगी उस चीज़ की, ये सब अपने बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर एक मैं ब्रीफ साइड इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं आपको कि वास्तव में फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, चल क्या रहा है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर, फार्माकोलॉजी किस तरीके से रिलेट होती है इन दो वर्ड से, ये समझाना चाहता हूं इस लेसन के अंदर मैं आपको। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, फार्माकोन एंड काइनेसिस। फार्माकोन और काइनेसिस से बनता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार ये तो सबको पता है काइनेटिक का मतलब मूवमेंट होता है, इसमें क्या नया बताया आपने, बट मूवमेंट किस चीज का? ड्रग का मूवमेंट। भाई ड्रग है जो आपने किसी भी रूट से आप कोई ड्रग लोगे तो वो ड्रग कहाँ जा रही है, कहाँ जाने के बाद उसका मैकेनिक मतलब कहाँ जाने के बाद एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, देन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में कैसे जा रही है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाने के बाद उस दवाई के साथ वास्तव में हो क्या रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देन कंटिन्यूसली लीवर से कैसे पास आउट हो रही है वो दवाई, देन मेटाबॉलिज्म, देन एक्सक्रीशन। ये सारे के सारे बहुत सारे टॉपिक्स है जो मूवमेंट को समझाते हैं अपने को कि कैसे दवाई की जो ड्रग की जो मूवमेंट हो रही है कंटिन्यूसली, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके से ड्रग की मूवमेंट हो रही है। वहीं अगर दूसरी बात करें फार्माकोडायनेमिक्स की, तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या देखने को मिल रहा है, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर अपने को यह देखने को मिल रहा है किस तरीके से चेंज हो रही है ड्रग। मतलब ड्रग जो है वो किस तरीके से किसी भी सिस्टम के फंक्शन को अल्टर कर रही है। समझ आई मेरी बात? कहना ये चाहता हूं कि कोई भी आपने दवाई ली, वो दवाई टारगेट ऑर्गन पे गई, रिसेप्टर पे गई, जाके बाइंड होती है और वो अपना अफेक्ट शो करती है। तो वो अपने अफेक्ट के अंदर क्या शो करेगी? जैसे कोई भी ड्रग ऐसी ली आपने जो हार्ट रेट कम कर रही है, ब्रेडिकार्डिया कर रही है, तो उसका टारगेट ऑर्गन पे गई, उसने अपना रिसेप्टर से बाइंड हुई और उसके बाद उसने अफेक्ट क्या दिखाया, उसने हार्ट रेट को डिक्रीज कर दिया, उसने ब्रेडिकार्डिया अफेक्ट दिखाया। तो जो चेंज अपने को देखने को मिला किसी भी ड्रग के कारण, किसी भी ड्रग के एक्शन के कारण अफेक्ट जो हुआ, जो अपने को चेंज देखने को मिला, क्या उसी को तो फार्माकोडायनेमिक्स बोल रहे हैं अपने। तो ये दो वर्ड है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। अब अपने सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं कि कोई भी ड्रग आपने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, कोई भी दवाई आपने सबसे पहले ओरल रूट से ली। जैसे ही आपने कोई ड्रग ओरल रूट से ली, ओरल रूट से लेते ही सबसे पहले उस ड्रग का क्या होगा, सबसे पहले उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले अपने को एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, किसी भी दवाई का एब्जॉर्प्शन होगा, जीआई ट्रैक के अंदर जाती है। कोई भी ओरल रूट से ड्रग लिया आपने, ओरल रूट से जीआई ट्रैक में गई, जीआई ट्रैक में उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। अब जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी चीज का, उसके बाद वो चीज कहां जाती है, वो चीज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर कोई भी ड्रग जाएगी तो ये बात हमेशा याद रखना है, कोई भी ड्रग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से एक साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। डिस्ट्रीब्यूट होने का अपना रेट होता है, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपने पढ़ेंगे, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपने पढ़ेंगे बाद में डिटेल के अंदर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रेट ड्रग धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है और जो बाकी पार्ट होता है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या फिर कह दूं ब्लड के अंदर रह जाता है। तो जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई, बाकी जो पार्ट है वो ड्रग के, बाकी जो पार्ट होता है वो कहाँ रह जाता है, ब्लड के अंदर रह जाता है। अब जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से बाद में रिमेनिंग ड्रग रहती है वो जाके टारगेट ऑर्गन पे काम करेगी, टारगेट ऑर्गन पे काम करने के बाद वो अपना इफेक्ट शो करती है। अब यार जो रिमेनिंग ड्रग होती है जो टारगेट ऑर्गन पे काम कर रही है, जो अफेक्ट कर रही है, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या जो ड्रग है एक बार किसी रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गई तो क्या वो लाइफ लॉन्ग बाइंड रहेगी, या फिर जो दवाई है जो एक बार जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है क्या वो वापस उस जगह को, उस रिसेप्टर को छोड़ के वापस सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है? तो ये दो पॉइंट होते हैं कि जो ड्रग होती है उसका एक्शन रिवर्सिबल होता है या फिर इरिवर्सिबल होता है टारगेट टिश्यूज पे, टारगेट ऑर्गन पे। तो यार ये चीज एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि मेजोरिटी जो ड्रग्स की होती है उनका नेचर रिवर्सिबल नेचर का होता है। बहुत थोड़ी ड्रग्स ऐसी देखने को मिलती है जो इरिवर्सिबल नेचर की होती है। रिवर्सिबल नेचर मेरे कहने का ये मतलब है कि वो एक बार जाएगी टारगेट टिश्यूज पे जाके बाइंड होती है, रिसेप्टर पे बाइंड होएगी, अपना अफेक्ट दिखाएगी और अफेक्ट दिखाने के बाद वो दवाई दोबारा से, वो ड्रग दोबारा से क्या होगी, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है, अपना
अफेक्ट दिखाने के बाद, अपना एक्शन दिखाने के बाद वो ड्रग दोबारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो रिवर्सिबल नेचर की थी और अब वो दोबारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में दोबारा आने के बाद जब दवाई दोबारा सर्कुलेशन के अंदर रहेगी तो क्या दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस दवाई का, दोबारा से उसको टिश्यूज तक पहुंचाया जाएगा क्योंकि वो सर्कुलेशन में है। तो जब दोबारा उस दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोबारा उसको टिश्यूज तक पहुंचाया जाएगा, तो इस चीज को जो अपने नाम देते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जो दवाई है, जो ड्रग है, दोबारा जो रिवर्सिबल नेचर की है, दोबारा अपना इफेक्ट दिखा के दोबारा सर्कुलेशन के अंदर आई और दोबारा सर्कुलेशन के अंदर आई, तो उसको अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कई जगह इसको ऐसे भी बताया जाता है कि कोई भी ड्रग आप लोगे तो ड्रग लेने के बाद, क्योंकि जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं उनके पास ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, तो सबसे पहले जो ड्रग होती है वो इन मेजर ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और जब दोबारा बाद के अंदर जो लेस वस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स हो गई और बोन्स हो गई, ये जो लेस वस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, इनके पास जो दवाई होती है, जो ड्रग होती है, वो लेट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस बेसिस पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कई बार ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि जो हाथों हाथ जो मतलब इंस्टेंट एक्शन हो रहा है मोर वस्कुलर ऑर्गन के बेसिस पे और लो वस्कुलर ऑर्गन के बेसिस पे। तो जो लो वस्कुलर ऑर्गन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसी को अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कि जो क्वेश्चंस आते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से नेचर की दवाई का, कौन सी नेचर की ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिन ड्रग्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होगा या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत एम्स के अंदर, जिपमर के अंदर बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यार जाहिर सी बात है, जब ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ड्रग जो है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में रहेगी नहीं, और जब ड्रग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में ही नहीं रहेगी तो वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से ही वैनिश हो चुकी है, वो डिस्ट्रीब्यूट ही हो चुकी है, टिश्यूज तक ही जा चुकी है वो दवाई। तो उस दवाई का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जाहिर सी बात है कम ही होगा, क्योंकि वो सर्कुलेशन में तो रही नहीं ना यार, सर्कुलेशन में ही नहीं रही वो दवाई, तो वो दोबारा एक्शन क्या दिखाएगी, वो टारगेट ऑर्गन पे नहीं जाएगी, वो इफेक्ट नहीं दिखाएगी अपना, कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है टिश्यूज के अंदर, एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर हो चुकी है, वो टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो अब उसका जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत जो रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा है किसी भी दवाई का तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को कि ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। और ये भी एक पॉइंट याद रखना कि दवाई का जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चाहिए आपको, तो उस दवाई को उतनी ज्यादा देर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर रहना पड़ेगा। अगर वो दवाई जितनी ज्यादा देर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में रहेगी और जितनी धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो उतना ही प्रोलॉन्ग्ड होता चला जाएगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद जो ड्रग होती है वो क्या करती है, और ड्रग जो है यार जब सर्कुलेशन में है ड्रग तो वो लीवर के पास भी जाएगी, कंटिन्यू जाती रहती है लीवर के पास, क्योंकि लीवर के पास तो ब्लड सप्लाई कंटिन्यू रहती है। तो अब जो दवाई जो ड्रग आपने ली है वो लीवर के पास जा रही है, तो लीवर उसको क्या करता है, उसको दो पार्ट में ब्रेक करता है। एक तो उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है ड्रग को, ड्रग के मॉलिक्यूल्स को, और दूसरा क्या करता है, उस ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाता है। क्योंकि जितना इजीली कोई दवाई वाटर सोल्यूबल बन जाएगी उतना ही इजीली वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, जो कि अपने बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म से आप क्या समझाना चाहते हो, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म किस चीज में हेल्प कर रहा है, ये सब अपने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो जो ड्रग है जो लीवर के पास जा रही है कंटिन्यूस, उसका क्या काम होता है लीवर का, कि उसको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना, और दूसरा उसको वाटर सोल्यूबल बनाना ताकि वो इजीली मेटाबोलाइज हो सके ड्रग। और जब इसको अपने बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और जो दवाई लीवर के पास आ रही है कंटिन्यूस, वही ड्रग जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो दवाई किडनी के पास भी 100% जाएगी, क्योंकि किडनी पूरे के पूरे ब्लड को फिल्टर करती है, तो किडनी के पास भी जाएगी। और किडनी के अंदर अगर वाटर सोल्यूबल चीजें आएगी तो किडनी उसको क्या करवा देती है, वाटर सोल्यूबल चीजें, तो किडनी उसका फिल्ट्रेशन कर देती है जो भी पार्टिकल्स होते हैं, और किडनी के फिल्ट्रेशन के हेल्प से ही ड्रग का जो मॉलिक्यूल्स होता है बाद के अंदर उसको क्या करवा दिया जाता है, एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। इसी पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं।
तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टमैटिक मैकेनिज्म रन कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि दवाई अपनों ने ओरल रूट से ली, वो सबसे पहले जीआई ट्रैक में गई, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, देन जीआई ट्रैक में एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचाया गया, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में उसका क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपने क्या देखा, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, कंटिन्यू लीवर के पास आ रही है वो ड्रग, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद आपने क्या देखा, उस दवाई को कंटिन्यूसली एक्सक्रीट करवाया भी जा रहा है किडनी के थ्रू। तो ये एक सिस्टमैटिक फ्लो चल रहा है जिसके अंदर आपको ड्रग की मूवमेंट के बारे में पता लग रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना सा ही समझाना चाहता हूँ आपको कि मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में मत जाना कि एब्जॉर्प्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये अपने बहुत डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोई भी पूछे कि वास्तव में फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, तो ये जो 4 स्टेप हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये 4 पॉइंट ही फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाते हैं। एब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसी पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल थायोपेंटेन सोडियम होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल थायोपेंटेन सोडियम होता है। थायोपेंटेन सोडियम की बात अपने बाद में करेंगे, तहां पे मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थायोपेंटेन सोडियम किस तरीके से शॉर्ट एक्टिंग होती है बहुत, और बहुत ज़्यादा लिपिड, हाईली लिपिड नेचर की, सोल्यूबल नेचर की होती है ये, तो ये अपने बाद में पढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल याद रखना है इस टाइम पे अभी आप। दूसरी अपने इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की। तो इसी में मैं फार्माकोडायनेमिक्स आपको समझाता हूँ। जो ये तो पूरे का पूरा मूवमेंट के बारे में पढ़ा, और अब अपने को चेंज के बारे में पढ़ना है। तो चेंज के अंदर क्या यही तो होता है, जो भी आपने ड्रग ली वो ड्रग क्या करेगी, वो टारगेट ऑर्गन के पास जाएगी, और टारगेट ऑर्गन के पास जाके अपना इफेक्ट दिखाएगी। कोई भी ड्रग आपने ली, सर्कुलेशन के अंदर है, वो कहां गई, टारगेट ऑर्गन के पास। रिमेनिंग ड्रग जो भी थी टारगेट ऑर्गन के पास गई, टारगेट ऑर्गन के पास जाते ही उसने अपना क्या शो किया, उसने अपना इफेक्ट शो किया। तो ध्यान से सुनना ये बात कि कोई भी ड्रग जो रिसेप्टर से जाके बाइंड हुई, उसका जो भी एक्शन था, उसको वैसोडाइलेशन करना था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना था, हार्ट रेट इंक्रीज करनी थी और डिक्रीज करनी थी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने थे, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कम करने थे, जो भी उसका पर्टिकुलर इफेक्ट था, जो भी उसको इफेक्ट शो करना था, वो इफेक्ट उसने शो किया बॉडी के अंदर, क्या वही तो चेंज कहलाएगा। अरे जो इफेक्ट उसने शो किया वही तो चेंज कहला रहा है यार। और वही चेंज बाद में जाके इसी 3 स्टेप को अपने क्या नाम देते हैं, बाद में इसी 3 स्टेप को अपने फार्माकोडायनेमिक्स नाम देते हैं। इन्हीं 3 स्टेप को, ड्रग का टारगेट ऑर्गन पे जाना, बाइंड होना, और बाइंड होने के बाद अपना इफेक्ट शो करना, ये 3 पॉइंट ही क्या कहलाते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स कहलाते हैं। तो इनको अपने बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहती है। मूवमेंट को आप चेंज नहीं कर पाओगे, हमेशा दवाई को इस रूट से ही होके जाना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। कभी भी ऐसा नहीं होगा मेटाबॉलिज्म पहले करवा दो, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करा दो, एक्सक्रीशन पहले करा दो। एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक स्टेप वाइज एक्शन परफॉर्म करने ही पड़ेंगे एक ड्रग को मूवमेंट करने के लिए। बट अगर मैं फार्माकोडायनेमिक्स की बात करूं, तो फार्माकोडायनेमिक्स जो होती है, जो चेंज देखने को मिलता है अपने को, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये ध्यान से समझना एक पॉइंट। हो सकता है कोई ड्रग मैंने ली, उस ड्रग का चेंज मेरे अंदर कम देखने को मिले। कोई भी ऐसी दवाई मैंने ली, कोई भी ऐसी ड्रग मैंने ली, मान लो मैंने ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई ली, तो कोई ड्रग ऐसी है जो मेरे अंदर ब्लड प्रेशर उतना कम नहीं कर पा रही है जितना आपके अंदर कर पा रही है। तो ये चीजें जो है, डायनेमिक्स जो चेंज है, ये डिपेंड करती है। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स में पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जो भी ड्रग है, हो सकता है कोई ड्रग आपको एलर्जी करती है, कोई ड्रग मुझे एलर्जी नहीं करती है, जो ड्रग मुझे एलर्जी करती है वो आपको एलर्जिक रिएक्शंस कोज नहीं करती है। तो डायनेमिक जो होता है वो चेंजिंग नेचर का होता है। बट फार्माकोकाइनेटिक्स याद रखना, हमेशा आपके अंदर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा सारा का सारा ड्रग का, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का, और सेम मेरे अंदर भी यही फॉलो होता है। ये वेरी नहीं करता पर्सन टू पर्सन, ये सबके अंदर सेम रहता है पूरा का पूरा। बट चेंज जो देखने को मिलता है, वो वेरी कर सकता है। और याद रखना ये बात, जो चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। कहीं ना कहीं फार्माकोकाइनेटिक्स ही ऐसा है जो चेंजेस को अल्टर करवाती है। चेंजेस को अल्टर करवाने का मतलब कि अगर किसी भी तरीके के अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर किसी टाइप की दिक्कत है, अगर पेशेंट एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है, उसके जीआई ट्रैक के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपको डायनेमिक्स के अंदर अल्टरेशन देखने को मिलेगा। इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा उस ड्रग का ढंग से, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है किसी दवाई का ढंग से, तब भी आपको डायनेमिक्स में अल्टरेशन कर देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो धीरे धीरे अपने बहुत क्लियर करते चले जाएंगे। अभी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है फार्माकोकाइनेटिक्स का और फार्माकोडायनेमिक्स का, होपफुली आपको समझ आया होगा। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।